हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पेपर 204, दैट इज सैड मीन्स सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ये हमारा चौथा पेपर है सेकंड सेमेस्टर का, फोर्थ पेपर, दैट इज 204 सैड। सैड मीन्स सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। सो बेसिकली सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है? सिस्टम मीन्स एनीथिंग, किसी भी तरह के सिस्टम, जैसे कि हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम हुआ, हमारा कंप्यूटर सिस्टम हुआ, हमारा कॉलेज का सिस्टम हुआ, या हमारा सॉफ्टवेयर हुआ। यानी कोई भी सिस्टम जिसके हिसाब से हम कोई वर्क करते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बनाया जाता है, दैट इज सिस्टम। फिलहाल हम लोग चूंकि कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो सिस्टम बेसिकली हम लोग कहेंगे सॉफ्टवेयर को। तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो या फिर किसी भी तरह का सिस्टम हो, अगर हमको सिस्टम नया बनाना है या पुराने सिस्टम को अपडेट करना है नए सिस्टम में, या फिर शुरू से ही कोई नया सिस्टम बनाना है, तो कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले हमें एनालिसिस करना पड़ता है। और एनालिसिस करने के बाद फिर हमें उसको डिजाइन करते हैं, और तब जाके हमारा सिस्टम में और भी इसके आगे के प्रोसेसेस हैं, उसके हिसाब से तब जाकर सिस्टम कंप्लीट होता है। नाउ सैड हम लोग पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हम लोग जो भी चीज बीसीए कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य ये है सॉफ्टवेयर बनाना। तो सॉफ्टवेयर बनाने बनाने का प्रोसेस हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, आगे क्या करें, तो ये सारे प्रोसेसेस के बारे में हम लोग सैड में पढ़ते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने का प्रोसेस क्या है, पहले हमको क्या करना है, फिर क्या करना है, इनके स्टेजेस क्या हैं, किस तरह से हम लोग किसी सॉफ्टवेयर की शुरुआत करते हैं बनाने के लिए। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं पहले एनालिसिस का मतलब क्या होता है और फिर डिजाइन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? बेसिकली एनालिसिस का मेन मतलब होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज बनाने के लिए डेटा गैदर करना। डेटा गैदर करना मतलब कहीं पे भी हमें कोई भी काम करना है, तो उस काम से रिलेटेड पहला तो काम ये होता है कि कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा, मतलब उस चीज से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करें और उनको इंटरप्रेट करें, मतलब समझें। आइडेंटिफाइंग द इशू, उसके बाद हम उसमें का इश्यूज देखें कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, आखिर ये सिस्टम हम बना क्यों रहे हैं। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ अ सिस्टम इनटू इट्स कंपोनेंट्स, और उसके बाद उस सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़े, छोटे छोटे कंपोनेंट्स उसके बनाए। कहने का मतलब एनालिसिस, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम का सबसे पहले एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस का मतलब क्या होगा कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और डेटा को समझते हैं। पहले तो उससे रिलेटेड सारे डेटा को कलेक्ट किए, डेटा को समझे, इंटरप्रेट किए। उसके बाद आइडेंटिफाइंग द इश्यूज, अपना प्रॉब्लम देखे कि हम क्यों बना रहे हैं, ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ें। तो ये हमारा सिस्टम एनालिसिस कहलाता है। सिस्टम एनालिसिस इज कंडक्टेड फॉर द कॉज ऑफ स्टडिंग अ सिस्टम। बेसिकली किसी सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम लोग सिस्टम एनालिसिस करते हैं, और इट्स एलिमेंट, उस सिस्टम का स्टडी और सिस्टम के एलिमेंट्स का स्टडी, टू आइडेंटिफाई इट्स ऑब्जेक्टिव, जिससे हमको उसके ऑब्जेक्टिव का पता चलता है। जैसे सपोज कॉलेज, हमारा कॉलेज एक सिस्टम है। तो अभी अगर हमको कॉलेज के सिस्टम को चेंज करना है, जैसे सारा चीज मैनुअल हो रहा है, उसको हमको ऑनलाइन करना है, उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, तो पहले तो हम कॉलेज के सारे डेटा को गैदर करेंगे कि ये एडमिशन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन कैसे जाता है, फॉर्म कैसे भराता है, स्टूडेंट्स कैसे एडमिशन लेते हैं। फिर उसमें हम इश्यू देखेंगे कि आखिर हमारे मैनुअल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम ऑनलाइन कर रहे हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है या डेटा एक जगह स्टोर नहीं हो पा रहा है। और फिर हम छोटे छोटे पार्ट में बनाएंगे, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे उसको, और एक एक सिस्टम का, एक एक मॉड्यूल का फिर सॉफ्टवेयर बनाएंगे।
ये बेसिकली सिस्टम एनालिसिस क्या है, एक तरह का ट्रबल सॉल्विंग टेक्निक। कोई भी जो भी इश्यूज हैं या जो भी प्रॉब्लम है उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, दैट इम्प्रूव्स द सिस्टम, जो हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करे, सिस्टम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे, एंड इंश्योर्स दैट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम वर्क इफेक्टिवली टू accomplish देयर पर्पस। और ये इंश्योर करे कि जितने भी हमारे सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स इफेक्टिवली काम करें अपने पर्पस को कंप्लीट करने के लिए, एकम्प्लिश करने के लिए। एनालिसिस बेसिकली क्या बताता है, एनालिसिस स्पेसिफाई व्हाट द सिस्टम शुड डू, मतलब हमारे सिस्टम को क्या करना चाहिए, एक्चुअली सिस्टम किस लिए बनाया जा रहा है, ये हमारा एनालिसिस में क्लियर होता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिजाइन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ प्लानिंग, ये एक प्लानिंग का मेथड है। अ न्यू बिजनेस सिस्टम, या तो हम अपने सिस्टम में कोई नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं, या रिप्लेसिंग द प्रेजेंट सिस्टम बाय डिफाइनिंग इट्स कंपोनेंट और मॉड्यूल्स, या पुराने सिस्टम को हम नए सिस्टम में रिप्लेस कर रहे हैं, उसके एक एक कंपोनेंट्स को डिफाइन करके या मॉड्यूल्स को डिफाइन करके, टू सेटिस्फाई द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट हमारा पूरा नहीं हो रहा था उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो बिफोर प्लानिंग, प्लानिंग करने से पहले हमें इसको समझ, वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें अच्छी तरह से समझना पड़ता है एंटिक सिस्टम, जो भी हमारे पास सिस्टम है उन्हें थॉरोली, एंड डिसाइड हाउ कंप्यूटर, कंप्यूटर किस तरह से इस चीज को इफिशिएंटली ऑपरेट करेगा। जो भी काम हम नया करने जा रहे हैं, एक्चुअली हमारा सॉफ्टवेयर बनाने के पीछे भी रीजन क्या होता है कि जो हमारा पुराना सिस्टम है उसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं या जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करें। तो सिस्टम डिजाइन क्या कहता है कि या तो हम कोई नया सिस्टम बना रहे हैं या पुराना सिस्टम है उसे हम नए सिस्टम से रिप्लेस करेंगे। और ये प्लानिंग करने से पहले हमको पुराने सिस्टम को थॉरोली समझना पड़ेगा, और तब हम डिसाइड करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें, जो नए सिस्टम के थ्रू हम उसको मेंटेन करेंगे। सिस्टम डिजाइन फोकसेस ऑन हाउ टू परफॉर्म द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम। देखो सिस्टम, इससे पहले हम लोगों ने सिस्टम एनालिसिस पढ़ा था। सिस्टम एनालिसिस क्या बताता था, व्हाट टू परफॉर्म, व्हाट शुड डू, मतलब हमको क्या करना है। और डिजाइन क्या बताता है, हाउ टू परफॉर्म द ऑब्जेक्टिव, इस काम को कर कैसे करेंगे, ये हमारा सिस्टम डिजाइन बताता है। एनालिसिस बताता है क्या करना है, और डिजाइन बताता है कि उस चीज को हम लोग कैसे करेंगे। सिस्टम डिजाइन मेनली तीन चीजों पे फोकस करता है। एक तो हमारा सिस्टम, जो सिस्टम है उस पे फोकस करता है। दूसरा प्रोसेस, आखिर हम प्रोसेस कौन सा अपनाएंगे सिस्टम को पूरा करने के लिए। और तीसरा है टेक्नोलॉजी, कौन से टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। अब अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम किस चीज़ का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, कौन सा प्रोसेस हम यूज करेंगे। टेक्नोलॉजी हम कौन सा यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी कहने का मतलब सॉफ्टवेयर के लिए लैंग्वेजेस कौन सा यूज करेंगे, किस लैंग्वेज से बनाएंगे। तो ये सारा हमारा बेसिक मीनिंग है सैड का, सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन का। नाउ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस का इम्पोर्टेंस क्या है। नाउ इसको कुछ पॉइंट से देखेंगे। देखो इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम एनालिसिस, आखिर हम लोग सिस्टम एनालिसिस करते क्यों हैं। तो एक तो ये है रिड्यूस्ड कॉस्ट, सिस्टम एनालिसिस करने से हमारे उस सिस्टम के कॉस्टिंग्स कम हो जाते हैं। कैसे कम होते हैं, प्रॉपर सिस्टम एनालिसिस, अगर हम प्रॉपर तरीके से सिस्टम एनालिसिस करते हैं तो हमको अपने एप्लीकेशन को डेवलप करने का एक क्लियर पाथ मिल जाता है, एक क्लियर रास्ता मिल जाता है, जो फ्यूचर आईटी रिक्वायरमेंट्स को मिनिमाइज कर देगा। यानी हम अगर हम पहले से सब कुछ सोच समझ के कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि इसमें क्या क्या जरूरत का है, वो सारी चीजें पहले से ये करके रखेंगे।
ताकि बाद में इशू ना आए, बाद में प्रॉब्लम ना आए। दूसरा बेनिफिट ये है कि गैदरिंग ऑफ अ क्लियर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर एनी सिस्टम विल गिव एन एडवांटेज ऑफ द प्रिसाइज प्लानिंग। देखो, दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर हम सिस्टम को अच्छे ढंग से समझ लिए रहेंगे, उसका सारा इंफॉर्मेशन ठीक ढंग से हमें पता रहेगा, तो ये हमको एक ये फायदा देगा कि हमें किस किस रिसोर्सेस का जरूरत है डेवलपमेंट के लिए, वो चीज़ हमें पहले से पता रहेगा। दिस विल ब्रिंग द फाइनल प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमने बिना सोचे समझे काम शुरू कर दिया, काम कुछ आगे बढ़ा तो पता चला अरे इसमें तो फलाने चीज का रिक्वायरमेंट है, वो है ही नहीं हमारे पास। अब उस चीज को लेने जाओ, उस चीज को परचेज करो या कहीं से लाओ, तो ये सारे प्रॉब्लम्स न आए। इसलिए हम लोग सबसे पहले एनालिसिस करते हैं, ताकि क्या क्या जरूरत पड़ने वाला है वो सारी चीजें हमको पहले से पता हो चल जाए, जो कि हमारा कॉस्ट को रिड्यूस करे। दूसरा है इफिशियंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सिस्टम एनालिसिस से सिर्फ हमारा कॉस्ट ही रिड्यूस नहीं होता है, बट ऑल्सो ये फ्लेक्सिबिलिटी गेन करने के लिए भी, एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिस्टम डेवलपमेंट, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू गेन फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है, और सिस्टम के डेवलपमेंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर फ्यूचर में हमको फिर कोई नया रिक्वायरमेंट आया, तो क्या हम उस रिक्वायरमेंट को ऐड कर पाएंगे कि नहीं अपने सिस्टम में। ऐसा बहुत बार होता है कि हमारा सिस्टम इस तरीके से बन गया कि अगर कोई नया रिक्वायरमेंट आता है तो हम उसे उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारा एनालिसिस का मतलब ये है कि इसको उस ढंग से एनालिसिस करें, इस ढंग से डेटा कलेक्ट करें कि हमें ये पता चल जाए कि बाद में भी जब हमको जरूरत पड़ेगा उसमें कुछ चेंजेस करने का, तो वो भी आसानी से हो जाए। ऑल्सो इट गिव्स क्लियर डेवलपमेंट टारगेट फॉर ईच वर्जन बाय डिफाइनिंग द सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। अब ये ऐसा जो सॉफ्टवेयर है, इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, कभी कोई सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए कि हर बार बार उसमें रिक्वायरमेंट्स चेंज होते हैं, कुछ रूल्स चेंज होते हैं, हमें नए नए चीज़ों का जरूरत पड़ता है, टेक्नोलॉजी चेंज होता है। तो हम अपने सॉफ्टवेयर को इस ढंग से डिफाइन करते हैं कि जब नया टेक्नोलॉजी आए, नया वर्जन बने, तो उसके साथ हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। The greater flexibility of software assurance is the cater almost every future requirements of business by mitigate the IT requirements। Means इससे हमारे सिस्टम में एक ऐसा भी फ्लेक्सिबिलिटी आता है इसके सॉफ्टवेयर एश्योरेंस के द्वारा, चूंकि जब भी हमको फ्यूचर में कोई नया रिक्वायरमेंट आए, कोई आईटी का रिक्वायरमेंट हो सकता है, कोई रूल का चेंज हो सकता है, कुछ नए ऑप्शंस हो सकते हैं, नए फीचर्स हो सकते हैं, तो उन्हें आसानी से इनकॉर्पोरेट किया जा सके। तो ये दो इम्पोर्टेंस है, और भी कुछ इम्पोर्टेंस है इसके, और भी कुछ इम्पोर्टेंस है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क, तो रिस्क का मतलब क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई काम करना शुरू किए और जाकर बीच में अटक गए और हमें काम करना बंद बंद कर देना पड़ा। तो ऐसा ना हो कि उस तरह का काम आ जाए। अगर हम प्रॉपर पहले से प्लानिंग करके, पहले से एनालाइज करके कोई काम करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, तो हमारा रिस्क कम हो जाएगा, प्रोजेक्ट सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल रिस्क। बहुत सारे काम में हमको बहुत सारा रिस्क होता है कि ये काम अगर हम कोई जैसे सॉफ्टवेयर ही बना रहे हैं, तो उसमें आगे चल के हमको कौन कौन सा रिस्क आने वाला है, और उन रिस्क को अगर हम पहले से सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर स्मूथली हमारा सॉफ्टवेयर रन करेगा। इवेल्युएट द मिटिगेट द निगेटिव, जितने भी सॉफ्टवेयर के निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनसे बचाएगा, पोटेंशियल रिस्क से बचाएगा। नेक्स्ट है हमारा बेटर मैनेजमेंट। बेटर मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अगर सिस्टम एनालिसिस ठीक ढंग से होता है, तो हमारे सिस्टम का मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो सकता है। जब भी हम इसमें कुछ नए चेंजेस लाएंगे, नई न्यू बिजनेस चेंजेस अगर कुछ होते हैं, नया कोई रिक्वायरमेंट आता है, तो उन्हें किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है। फाइनल प्रोडक्ट हमारा टोटली कंट्रोलेबल होना चाहिए। टोटली अगर हमारा मैनेजमेंट सही रहेगा, तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा, वो अपने कंट्रोल में रहेगा, अपने हिसाब से चलेगा।
अगर इफ बिजनेस नीड्स एनी चेंजेस इन द फ्यूचर एज पर ट्रेंड्स, अगर हमारा बिजनेस या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई भी फ्यूचर में चेंजेस होते हैं, क्योंकि नए ट्रेंड के हिसाब से, जैसे फ्यूचर ट्रेंड के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस को आसानी से मिटिगेट्स किया जा सके, इस तरह से हमारा बेटर मैनेजमेंट हो सकता है अगर हमने सिस्टम एनालिसिस ढंग से किया तो। नाउ अगेन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्वालिटी। अगर सही ढंग से हमारा एनालिसिस हुआ रहेगा, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन होगा थ्रू सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस के थ्रू अगर कंटिन्यूअस इवेल्युएशन कर रहे हैं सिस्टम का, तो लास्ट में हमको एक सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट बन सकता है। तो कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एक उस सॉफ्टवेयर का अच्छे तरीके से एनालिसिस जरूरी होता है। तो ये सारे कुछ इम्पोर्टेंस हैं, कुछ इम्पोर्टेंस थे कुछ, जिसकी वजह से हमारा सॉफ्टवेयर सही ढंग से बन सके। एनालिसिस के ये सारे फायदे थे। आज का क्लास हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट